सो फ्रेंड्स करते हैं आज के उसी टॉपिक को कंटिन्यू जो कि हम लास्ट वीडियो से लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जिसकी आज हम पार्ट 9 पर पहुंच गए हैं, जो कि आपका और जिसमें आपको बताया था कि 12 एजेस हैं। तो धीरे धीरे हम सारी एजेस को वन बाय वन कवर कर रहे हैं इन द सीरीज। फर्स्ट हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड जैसे कवर करा, फिर मिडाइवल पीरियड, आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड, देन रिनाइंसेंस पीरियड, फिर प्योरिटेन। इस तरह से आज हम करेंगे आपका रोमांटिक एज विच स्टार्टेड इन 1798 टू 1837। तो रोमांटिक एज लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराई थी आपकी ट्रांजिशन या प्री रोमांटिक पीरियड हम लोगों ने कवर करा था, जो 1744 से 1798 तक था। तो आज हम करेंगे रोमांटिक एज जो कि 1798 से 1837 एडी तक है। तो रोमांटिक एज पे चलते हैं हम लोग। तो रोमांटिक एज बेसिकली आपकी क्या है, 1798 से और आपकी मानी जाती है ये 1850 तक, ठीक है, 1850 एडी तक ये मानी जाती है। तो लेकिन हम इसको एज अ मतलब रिकमेंड करते हैं, यू कैन से दैट कि 1837 तक। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो भी सारे चेंजेस हुए थे, फीलिंग्स, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब सारे जो चेंजेस आए थे बेसिकली वो 1837 तक ही हम लोगों को दिखाई दे गए थे। तो रोमांटिक एज हम 1798 से 1837 तक कंसीडर करते हैं। तो 1798 से इसलिए क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लिरिकल बैलेट्स इस टाइम पे पब्लिश्ड हुए थे बाय द कोलैबोरेशन ऑफ कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने से हम रोमांटिक एज को एक जो कहते हैं जन्म मानते हैं, तब से रोमांटिक एज आपका माना जाता है। तो द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर was a time of personal expression, strong feelings and exploration of nature and the supernatural elements। तो बेसिकली आपको पता है, हमने बताया था कि लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था आपका ट्रांजिशन पीरियड यानी कि प्री रोमांटिक एज, उसमें बेसिकली क्या था आपका ऑगस्टन पीरियड और रोमांटिक एज के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें लोगों को क्या हुआ था, जो क्लासिसिज्म था, जो ऑगस्टन पीरियड में हम लोगों ने क्लासिसिज्म देखा, क्लासिकल लिटरेचर पे जो लोगों का फोकस था, बिब्लिकल्स और क्रिश्चियनिटी पे, और जो किंग और क्वीन की मोनार्की रूल्स, इन पे जो थीम थी उससे अब वो लोग बोर हो चुके थे, फैडअप हो चुके थे, और एक वो नेचर की तरफ उनका रुझान बढ़ने लग गया था, फोकस करने लग गए थे पर्सनल फीलिंग्स पे, एक्सप्रेशंस पे। उन लोगों का ज़्यादा ध्यान अब होने लग गया था, ठीक है, प्रिमिटिव लाइफ पर वो लोग अब लिखना चाहते थे। जो पॉइट्स है वो अब एक मोनार्की रूल्स या किंग और क्वीन या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हटकर अब वो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन की लाइफ पर और यू कैन से दैट कि कंट्री साइड पर लिखना चाहते थे। तो बेसिकली जो एक कहते हैं कि एनलाइटमेंट होता है या किसी नया युग का या जो निर्माण होता है या कुछ चेंजेस आते हैं, वो रातों रात नहीं होते, उसके लिए 2-3 डिकेड पहले से ही मूवमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। तो ऑगस्टिन पीरियड्स में हम लोगों ने देखा था, और फिर हमने ट्रांजिशन एज में भी देखा कि लोगों की थिंकिंग, उनकी जो मेंटालिटी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे रोमांटिक पीरियड में लोगों का जो फोकस है वो पर्सनल एक्सप्रेशंस पे होने लग गया था। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जिस पे वो फोकस करना चाहते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, मतलब अब लोगों का जो मन था वो सिटी से हटकर वो कंट्री साइड, विलेज की तरफ उनका जो रुझान था वो जाने लग गया था। कि क्योंकि पहले आपने देखा ऑगस्टिन पीरियड में था जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जो मतलब सिटीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है उनके ऊपर वो लिखते थे। तो बेसिकली जो रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन बेसिकली ये जो आया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने बताया कि 3 चीज़ें थी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और आपकी लिबर्टी। ये 3 कीवर्ड्स हैं आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिससे ये तीनों चीज़ें आई। आपका ये कीवर्ड है जो एग्जाम में भी कई बार आता है, लिबर्टी, ठीक है, और फिर आपका आता है इक्वलिटी, ठीक है, और थर्ड आपका आता है फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, लाइक मतलब लोगों के आपसी संबंध, जो रिलेशंस है वो काफ़ी अब इम्प्रूव होने लगे थे, स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, ठीक है, लोगों को एक दूसरे की फिक्र होने लगी थी, लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे थे। इस तरह से उस फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी नज़र आने लगी थी। इट बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी एंड लास्टेड अंटिल 1837। तो 18th सेंचुरी में डेफिनेटली बिगेन हुआ रोमांटिक एज जो है वो आपका 18th सेंचुरी माना जाता है, क्योंकि 17th सेंचुरी का एंड आपका रेस्टोरेशन पीरियड में हो गया था, ठीक है। और जो आपका ऑगस्टिन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड और रोमांटिक, ये सब आपका 18th सेंचुरी पीरियड में आता है। तो और कब तक माना गया, 1837 तक इसको कंसीडर किया गया। वैसे बेसिकली 1850 AD तक आपका रोमांटिक एज ही चला था।
The political and economic atmosphere at that time heavily influenced this period, with many writers finding inspiration from the French Revolution, which is already I told you that कि French Revolution, liberty, equality, fraternity, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये इन तीनों थीम को लेके लोगों का रुझान बढ़ने लग गया था. पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो इश्यूज थे उनसे लोगों ने हटकर अब क्या था, एक कंट्री साइड्स की लाइफ को, जो लैंड वगैरह जो ज़मीन होती है उसमें जो फार्मिंग वगैरह करते हैं, इस तरह से उन पे उनका लोगों का रुझान बढ़ने लगा था. ठीक है. तो बेसिकली आपको पता ही है कि एक जो वॉर चल रहा था वो रोमन लिटरेचर, रोमन के बीच में था. ठीक है. उसके बाद हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन आई. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि फ्रेंच एक्चुअली फ्रेंच के लोगों ने लोगों को सिविलाइज्ड करा. ठीक है. उससे पहले मैंने आपको बेसिक सबसे पहले वीडियो बता रखा है किस तरह से ब्रिटेन का नाम रखा गया, कौन सी ट्राइब्स वहाँ पर आके रहने लगी थी, है ना. तो उसके बाद जब फ्रेंच लोग आए तो देवर मतलब उन्होंने उनको सिविलाइज्ड काइंड ऑफ करा. ठीक है. तो अब एक चीज़ और एक आती है रोमांटिक एज और रोमांटिसिज्म. ये दोनों डिफरेंट है. रोमांटिक एज तो एक टाइम पीरियड हो गया कि 1798 से 1850 तक आपका रोमांटिक एज होता है. बट रोमांटिसिज्म क्या होता है, एक मूवमेंट है. ठीक है. एक मतलब रिएक्शन है. रिएक्शन अगेंस्ट आपका हो गया इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट हो गया इंडस्ट्रियलाइज्म. एंड फैसिज्म मीन्स आपका होता है एक्सट्रीमिज्म. फैसिज्म क्या है, बेसिकली जो नेपोलियंस ने रूल करा, उनके रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स में जो लोगों को डर था, जो टेरर था, तो उस चीज़ को भी उस टाइम पे ये मूवमेंट चला. रोमांटिसिज्म से बोलते हैं. ठीक है. तो रोमांटिसिज्म और रोमांटिक दोनों ही आपकी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं. मतलब बेसिकली रोमांटिसिज्म में क्या था, लोग क्वेश्चंस करने लगे थे अथॉरिटी पे, चर्च पे, मोनार्की कंस्ट्रक्शन पे लोगों के क्वेश्चंस होने लगे थे, क्योंकि अब लोग इस चीज़ से हटना चाहते थे. वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि अब वो मोनार्की यानी किंग और क्वींस के रूल को फॉलो कर रहे हैं, विच स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे न्यू क्लासिकल एज के जो फॉलो करे जाते थे, तो उस रूल से वो निकलना चाहते थे. क्योंकि न्यू क्लासिकल एज, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपका न्यू क्लासिकल एज रेस्टोरेशन पीरियड से स्टार्ट होता है 1660 से, और बेसिकली 1798 तक आपका न्यू क्लासिकल एज चला था, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और आपका प्री रोमांटिक. ठीक है. तो ये सारी जो डिटेलिंग है मैंने आपको लास्ट वीडियो से बता रखी है. आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे उस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. और उसके बाद आता है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर. तो रोमांटिक लिटरेचर में बहुत सारे जो चेंजेस आए, सबसे मेन तो एक आया नेचर. अब लोग नेचर लवर यानी वर्ड्सवर्थ को हम नेचर लवर पोइट के नाम से भी जानते हैं, कि वो लोगों के नेचर के ऊपर, मतलब नेचर को से वो अट्रैक्ट होने लगे थे, कंट्री साइड पे जाने लगे थे. लोगों को खुली हवा और शांत, पीसफुल, काम वाला एरिया उनको पसंद आने लगा था, rather than to cities, and saw it is a phenomena of beauty and ट्रांसेंडेंस मतलब होता है आपका परफेक्शन, यू कैन से दैट एक्सीलेंस, है ना, और एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द नॉर्मल एंड फिजिकल लेवल. मतलब कि एक लोगों का जो फिनोमेना था वो ब्यूटी की तरफ वो जाने लगे थे. ठीक है. ट्रांसेंडेंस यानी परफेक्शन, एक्सीलेंस, उसकी तरफ लोगों का क्या था, फोकस बढ़ने लगा था रोमांटिक एज में. इंडिविजुअल रोमांटिक लिटरेचर फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अब लोग इंडिविजुअली, यानी मैंने बताया प्रिमिटिव लाइफ की और एक कॉमन मैन की लाइफ और पर्सनल एक्सप्रेशंस, पर्सनल फीलिंग, इमोशन, इसके ऊपर भी अब रोमांटिक पॉइंट्स का फोकस होने लगा था. स्पिरिचुअलिटी और मैंने बताया सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की तरफ भी वो लोग थोड़ा सा फोकस करने लगे थे. Symbolisms. Romantic literature made abundant use of symbolism. Symbolism basically आपका क्या होता है? Symbolism, you can say that when an object, person, event used to represent something larger to clear understand या to clear understand या to make sense beautifully from their literally sense, जो एक्चुअली में उसका सेंस या मीनिंग है उससे कहीं अधिक एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक इवेंट के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसको एट्रैक्टिव मोड में समझाते हैं, तो उसका मतलब सिंबलिज्म. तो रोमांटिक पीरियड में बेसिकली जो पॉइंट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी सारे, मतलब क्या था, सिंबलिज्म यूज़ करने लगे थे. नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे वो एलिमेंट्स को यूज़ करने लगे थे. ठीक है. तो ये रोमांटिक पीरियड में काफ़ी सारे इस तरह के चेंजेस आए थे. सबसे में लिरिकल पोइट्री का ट्रेंड जो आया वो
आपका रोमांटिक पीरियड में आया, क्योंकि बिफोर दैट क्या था, हीरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे। आपने देखा ये आपका न्यू क्लासिकल एज था, उसमें सारे जो पोइट्री लिखी जाती थी वो हीरोइक कपलेट होता था। लेकिन इसमें आपका लिरिकल पोइट्री का ट्रेंड आया। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, जो बैलेट्स हैं, वो बैलेट्स की जो एक्चुअल में थीम होती थी वो होती थी आपकी ABCB, ठीक है। बैलेट्स की थीम आपकी ABCB होती थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो बैलेट थे उनकी थीम क्या थी, आपकी ABAB, ठीक है। और वो ब्लैंक वर्स में भी लिखे गए, लेकिन ब्लैंक वर्स टिपिकली ब्लैंक वर्स नहीं, लेकिन कुछ उसमें एलिमेंट्स जो थे वो ब्लैंक वर्स के वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हम लोगों को दिखाई दिए। तो बेसिकली रोमांटिक एज में लोग ना बिल्कुल फ्री होके मतलब पोइट्री करते थे, मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, ठीक है। मतलब दे आर फ्री फ्रॉम देयर थिंकिंग एक्सप्रेशन, मतलब इंस्पिरेशन जो थी उनकी खुद की इंस्पिरेशन, नेचर की इंस्पिरेशन तो थी ही, मतलब किसी का कॉपीराइट नहीं था कि जो उन्होंने लिखा उसी को उन्होंने आगे कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं था। रोमांटिक एज में हम लोगों को फ्रीडम दिखाई दी, ठीक है। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपको पता है, कुछ पॉइट्स हैं, कीट्स हैं, शेली है, वर्ड्सवर्थ है, मतलब फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है। और नो फॉलो रूल्स, कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, पर्सनल फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करते थे, अपने वे में एक्सप्रेस करते थे। तो इस तरह से रोमांटिक एज में एक लिबर्टी लोगों को मिली, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा और वो इंटरेस्ट भी दिखाने लगे। आइसोलेशन, रोमांटिक लिटरेचर सेलिब्रेटेड आइसोलेशन एंड मेलैंकोली, मतलब कि आइसोलेशन यानी कि एक होता है एक लोनली, अकेलापन, क्योंकि कंट्री साइड विलेज में जाकर उन्हें शांति पसंद आई, अकेले रहना उन्हें पसंद आया, ठीक है। डैफोडिल्स एक है आपकी वर्ड्सवर्थ की, उसमें दिखाया है ऐसी। तो मेलंकली यानी उदासी भी दिखाई दी, और आइसोलेशन यानी अलग, लोनली, अलोन, ये सब चीज़ें जो है वो सेलिब्रेट करने लगे थे, उनको इंटरेस्ट आने लगा था इस थीम्स पे पोइट्री लिखने में। कॉमन मैन, रोमांटिक लिटरेचर वॉज इंटरेस्टेड इन द कॉमन मैन, विच इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रिमिटिव लाइफ, एक कॉमन मैन की लाइफ पे उन लोगों को पसंद आने लगा, उनकी स्ट्रगल पर, उनके इमोशंस को लेके लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, रादर देन द किंग एंड क्वींस या एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज या कॉफ़ी हाउसेस पे जो पहले लिखी जाती थी, उन सब चीज़ों से वो लोग अब बोर और फैड अप हो चुके थे। वीमेंस, रोमांटिक लिटरेचर आइडियलाइज्ड वीमेन, यानी कि रोमांटिक पीरियड में वीमेंस को आइडियलाइज, एक आदर्श दिखाया गया, मतलब वीमेंस की भी अब रिस्पेक्ट होने लगी थी, जो कि पहले आपको पहले की जो पीरियड्स है उनमें नहीं दिखाई दी। तो ये सारे चेंजेस धीरे धीरे आपको न्यू क्लासिकल से धीरे धीरे होने लगे थे लोगों में, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि एक आग सी फैलने लगी थी, लोग अब धीरे धीरे चेंज होना चाहते थे। तो धीरे धीरे ये चेंजेस आपके ट्रांजिशन पीरियड, ऑगस्टिन पीरियड से आपको ये चेंजेस दिखाई देने लगे थे। तो रोमांटिक एज के जो कुछ फेमस पॉइंट है, जो कि फर्स्ट जनरेशन पॉइंट आपको माना जाता है, विलियम ब्लेक को, विलियम वर्ड्सवर्थ को एंड एस.टी. कॉलरिज, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के पॉइंट माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स, जो कि आपका कोलैबोरेशन था एस.टी. कॉलरिज की लिरिकल बैलेट, ठीक है। ये इससे हम रोमांटिक एज का क्या मानते हैं कि उससे आपका रोमांटिक एज स्टार्ट हुआ लिरिकल बैलेट से, ठीक है। लिरिकल बैलेट बेसिकली आपकी 1798 में ही आपकी पब्लिश हुई थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपका आता है कीट्स, पी.बी. शेली और लॉर्ड बायरन। तो ये आपके सेकंड जनरेशन के पर रोमांटिक एज के ही पीरियड हैं के ही हैं। और फर्स्ट जनरेशन में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और ब्लेक आते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि रोमांटिक एज 1837 तक कंसीडर करते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन जो है आपकी रोमांटिक एज की जो सेकंड जनरेशन आती है वो आपकी कीट्स, पी.बी. शेली की आती है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे ओट्स भी लिखे, ठीक है। इस वजह से हम लोग जो रोमांटिक एज है उसको हम एज अ कंसीडर 1837 नहीं, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ 1850 AD तक हम लोग रोमांटिक एज को मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पी.बी. शेली के ओ टू वेस्ट विंड लिखा गया आपका, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ओट्स का भी ओट्स जो आपके इन्फ्लुएंस हुए थे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 1789 से बेसिकली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका चल रहा था, उससे लोग क्या तो इन्फ्लुएंस्ड होने लगे थे, उनसे इंस्पायर्ड होने लगे थे, और इस तरह से चेंजेस स्टार्ट हुए और लोगों ने अपनी थीम, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने की सोची, और इस तरह से एक रेगुलेशन हमें रोमांटिक एज में दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा रोमांटिक एज की जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके जो भी डाउट्स हैं रोमांटिक एज को लेके वो क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।